कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ के 17th वीडियो में आज हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को एक एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है इस बात को बहुत डिटेल में समझा था। आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य है कि हम आपको समझाएं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का उपयोग करके कैसे डिफरेंट राउटर्स अपनी अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। तो आज के इस एग्जाम्पल में हम इस बात को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। इस डायग्राम में ये 4 राउटर्स हैं, ए बी सी और डी। चारों राउटर्स के बीच में कनेक्शन बना हुआ है कि कौन राउटर किससे कनेक्टेड है, और सभी कनेक्शन के पास उनका वेट लिखा हुआ है। ठीक है, उनकी डिस्टेंस लिखा हुआ है, उनका हॉप काउंट लिखा है, उनका प्रोपोगेशन डिले लिखा है, आप जो भी कंसीडर करना चाहें। ठीक है, या बस हम इसको एक वेट कंसीडर कर सकते हैं कि ए से सी में जाने में हमें 4 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा और ए से बी जाने में हमें 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है, और सभी राउटर्स के बगल में उनकी राउटिंग टेबल बनी हुई है जो कि फ़िलहाल अभी खाली है। राउटिंग टेबल में ये 3 एंट्रीज़ होती हैं, जिसमें पहला जो कॉलम है वो डेस्टिनेशन को बताता है। डेस्टिनेशन मतलब कि ए से ए तक अभी अगर हमें जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा और कॉस्ट कितनी लगेगी। उसी तरीके से ए से हमें अगर बी तक जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा और कॉस्ट कितनी लगेगी। उसी तरीके से बाकी टेबल भी हैं, जैसे यहाँ पे बी है तो बी से ए जाने में नेक्स्ट हॉप क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, बी से बी जाने में नेक्स्ट हॉप क्या होगा और कॉस्ट क्या होगी। इसी तरीके से सारी टेबल का मतलब निकलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राउटिंग टेबल है, जब ये टेबल फाइनली कन्वर्ज हो जाएगी तो टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस टेबल में ए से सभी राउटर्स तक पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी राउटर से भी बाकी दूसरे राउटर तक मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचने का जो है रूट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये फाइनल टेबल है। ठीक है, यही हमें आज बनाना है। तो लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि फाइनल टेबल क्या होती है, ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो इस टेबल का उपयोग करके जब राउटर के पास कोई पैकेट आएगा तो वो देखेगा कि उसको पैकेट किधर फॉरवर्ड करना है। जैसे अगर राउटर ए के पास एक पैकेट आया, ठीक है, अब उसको अगर राउटर डी को उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, किसको फॉरवर्ड करना है, राउटर डी को। तो ए को पता है कि डी तक पहुंचने के लिए मुझे जो नेक्स्ट हॉप है वो बी है। ठीक है, और डी तक पहुंचने में जो मुझे डिस्टेंस लगेगी वो 6 लगेगी। तो राउटर ए ने उस पैकेट को किसको फॉरवर्ड कर दिया, बी को। ठीक है, अब बी के पास वो पैकेट आया, अब बी को पता है कि ये मुझे भेजना है किसको, डी को। तो बी को पता है कि अगर मुझे डी को पैकेट भेजना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये सी होना चाहिए, और यहाँ से जो डी तक पहुँचने की जो कॉस्ट है वो 5 है। तो बी क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा किसको, सी को। ठीक है, अब सी के पास पैकेट आया, सी ने देखा कि ये पैकेट मुझे डी को भेजना है, तो डी को भेजने के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो डी ही होगा, और जो कॉस्ट है वो 3 है। तो सी जो है उस पैकेट को डी तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो राउटर्स होते हैं अपनी राउटिंग टेबल का उपयोग करके एक दूसरे के पास पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं, ताकि ये पैकेट जैसे डी के पास पहुंचा, अब डी क्या करेगा, इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा उसके डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमें यही समझना है कि जो राउटर्स होते हैं अपनी राउटिंग टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम राउटर के तरीके से। ठीक है, राउटर के तरीके को समझने से पहले मैं राउटर का तरीका क्यों बोल रहा हूँ, राउटर का तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क है राउटर का ये बहुत छोटा है। ठीक है, इस छोटे से नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं, खुद ही मैनुअली हम सारी एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा नेटवर्क है, तो हमें पता है, हम देख के बता सकते हैं कि ए से अगर हमें डी जाना हो तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमें पता है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर ए से सी जाएंगे फिर डी जाएंगे तो हमें टोटल 7 कॉस्ट लगेगी 7। अगर इधर से जाएंगे तो हमें 8 कॉस्ट लगेगी। अगर हम ऐसे 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 जाएंगे तो हमें 1, 3 और 6 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ऐसे हम छोटा सा डायग्राम है तो हम मैनुअली ये है एंट्री करा सकते हैं, हमारे लिए बहुत छोटा सा काम है। लेकिन यही नेटवर्क अगर 50 राउटर का होता, 100 राउटर का होता, ठीक है, बड़ा नेटवर्क होता, तो फिर हमारे भी पसीने छूट जाते इन राउटर्स टेबल की एंट्री करने में। ठीक है, तो
जो काम हमें अभी बहुत छोटा लग रहा है, अभी जब यही राउटिंग टेबल राउटर्स अपडेट करेंगे तो हमें लगेगा कि अरे राउटिंग टेबल कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस राउटिंग टेबल को अपडेट करने में, राउटर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं इस राउटिंग टेबल को अपडेट करने में। लेकिन ये जो राउटर्स होते हैं ये इंसान नहीं है, ये मशीन है, ठीक है। तो इनको चाहिए एक एल्गोरिथम। वो राउटर्स जो होते हैं एल्गोरिथम को फॉलो करके वो 4 राउटर में भी राउटिंग टेबल बना लेंगे और 40 राउटर में भी राउटिंग टेबल बना लेंगे बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, ठीक है। लेकिन हम इंसानों के लिए 4 राउटर में राउटिंग टेबल बनाना आसान है, हम डायरेक्टली वैल्यू देख के लिख सकते हैं। लेकिन राउटर को उतनी ही मेहनत 4 राउटर के लिए भी करनी है और 40 राउटर के लिए भी करनी है, क्योंकि उनको सेम एल्गोरिथम फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हम राउटिंग टेबल बनाना शुरू करते हैं राउटर के तरीके से। ये तो हमारा तरीका था, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम बी की टेबल को देखें कि अगर बी को सी के पास जाना है, बी को सी की तरफ पैकेट भेजना है, तो सबसे छोटा रास्ता क्या है। तो हम देख सकते हैं कि बी को अगर सी में पहुँचना है तो ये 2 डिस्टेंस में है, ये 5 डिस्टेंस में है, ये 10 डिस्टेंस में, तो सबसे छोटा रास्ता यही है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन राउटर कैसे समझेगा कि सबसे छोटा रास्ता क्या है, उसके लिए वो इक्वेशन यूज़ करेगा, कौन सी, बेलमैन फोर्ड इक्वेशन, ठीक है। और बेलमैन फोर्ड इक्वेशन का यूज़ करके वो इन सारे रास्तों को कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राउटर के तरीके से कि राउटर ये काम किस तरीके से करता है। तो देखिए, जब नेटवर्क बना तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का, वो होगा इनिशियलाइजेशन। जब नेटवर्क बना तो सारी राउटर्स की राउटिंग टेबल क्या है, अभी खाली है, ठीक है। तो जो पहला स्टेप होगा राउटर का वो बहुत ही सिंपल होगा, इनिशियलाइजेशन। उसको क्या करना है, बस वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो इनिशियलाइज करना बहुत आसान होगा राउटर्स के लिए भी। जैसे देखिए, हम राउटर ए से शुरू करते हैं, ठीक है। राउटर ए को अगर ए में जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ए ही होगा, और कॉस्ट कितनी लगेगी, 0 लगेगी, ठीक है, क्योंकि ए को ए में ही जाना है तो कॉस्ट 0 होगी। लेकिन अगर राउटर ए को बी में जाना है तो देखिए राउटर ए से बी जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ए को पता है कि बी में पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो बी ही होगा, और जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, कॉस्ट जो होगी वो होगी 1, ठीक है। उसी तरीके से राउटर ए को पता है कि अगर मुझे सी तक जाना है तो सी तक जाने के लिए मेरे पास डायरेक्ट लिंक है जो कि जिसकी कॉस्ट जो है 4 है, और जो नेक्स्ट हॉप है वो सी ही है। उसके बाद अगर राउटर ए को डी में पैकेट भेजना है, डी में, तो उसके पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है डी में जाने की। तो ए को नहीं पता कि डी में हम कैसे जा सकते हैं, तो ए को नहीं पता कि डी में हम कैसे जा सकते हैं, और कॉस्ट जो है डी तक पहुंचने की वो इन्फिनिटी है, अनंत है, क्योंकि ए को पता ही नहीं है कि कैसे जाया जाएगा, ठीक है। तो ये है इनिशियल टेबल। इस तरीके से बी भी अपनी टेबल बनाएगा। बी से ए तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप होगा ए, कॉस्ट होगी 1, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। बी से बी तक जाने के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो बी ही होगा, कॉस्ट होगा 0। बी से सी तक जाने के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो होगा सी, कॉस्ट होगी 2। बी से डी तक जाने के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो होगा डी, और कॉस्ट होगी 7, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है वहाँ तक हम जा सकते हैं। उसके बाद जो राउटर सी है, राउटर सी को अगर ए में जाना हो तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ए ही होगा, और कॉस्ट क्या होगी, 4 होगी। राउटर सी को अगर बी में जाना हो, ठीक है, तो डायरेक्टली ये कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो जो नेक्स्ट हॉप होगा वो बी होगा, और कॉस्ट कितनी होगी, 2 होगी। सी को अगर सी में जाना है तो नेक्स्ट हॉप सी ही होगा, और कॉस्ट कितनी होगी, 0, क्योंकि सी को सी में ही जाना है तो कॉस्ट कितनी है, 0 है। उसके बाद में अगर सी को डी में जाना है तो नेक्स्ट हॉप डी होगा, और कॉस्ट होगी 3, ठीक है, ये वाली कॉस्ट। उसके बाद इसी तरीके से हम जो राउटर डी है उसके टेबल को भी अपडेट कर सकते हैं। डी को अगर ए में जाना है तो नेक्स्ट हॉप नहीं पता, कॉस्ट भी इन्फिनिटी, क्योंकि डी और ए का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसके बाद में डी को अगर बी में जाना है तो नेक्स्ट हॉप बी ही होगा, कॉस्ट क्या होगी, 7 होगी, ठीक है, क्योंकि इस लिंक की कॉस्ट क्या है, 7 है। डी को अगर सी में जाना है तो जो नेक्स्ट हॉप होगा वो क्या होगा, वो सी ही होगा, नेक्स्ट हॉप सी ही होगा, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ओके। डी को अगर डी में जाना है तो नेक्स्ट हॉप डी ही होगा, और कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
ठीक है। तो ये होता है इनिशलाइजेशन, मतलब सभी राउटर्स ने अपनी अपनी वैल्यूज़ को क्या कर लिया, इनिशलाइज कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद वो होता है पीरियोडिक अपडेट। अब क्या करेंगे कि सारे राउटर्स अपने पड़ोसियों को अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेंगे। जैसे ए को सी और बी अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेंगे। डिस्टेंस वेक्टर मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ठीक है। सी अपना ये वाला कॉलम शेयर करेगा और बी अपना ये वाला कॉलम शेयर करेगा, किसको, ए को, ठीक है। ए भी अपना ये वाला कॉलम जो कि डिस्टेंस वेक्टर है इसको शेयर करेगा सी और बी को। इसी तरीके से बी अपना जो डिस्टेंस वेक्टर होगा वो डी, सी और ए को शेयर करेगा, ठीक है। उसी तरीके से सी भी अपना जो डिस्टेंस वेक्टर होगा उसको ए, बी और डी को शेयर करेगा, और जो डी है वो बी और सी को शेयर करेगा। तो इस तरीके से सभी लोग जो है एक दूसरे को उनके पास जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्क की वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर कर करके सभी लोग अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। अब हम समझेंगे इसको बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन से। तो देखिए अब हम समझते हैं सेकेंड स्टेप जो कि है पीरियोडिक अपडेट। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि एक ही टेबल को अपडेट करना है, ठीक है। तो एक ही टेबल अपडेट करने के लिए ए जो है वो सी और बी द्वारा भेजा गया डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करेगा, ठीक है। ए जो है बी और सी ने जो डिस्टेंस वेक्टर भेजा है उसका उपयोग करके अपनी टेबल को अपडेट करेगा। तो हम देख लेते हैं कि बी का डिस्टेंस वेक्टर क्या था। यहाँ पे है बी का डिस्टेंस वेक्टर ये, तो हम इसको लिख लेते हैं कि 1 0 2 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बी को ए में पहुंचने के लिए 1 कॉस्ट लगेगा, बी को बी में पहुंचने के लिए 0 कॉस्ट लगेगा, बी को सी में पहुंचने के लिए 2 कॉस्ट लगेगा, बी को डी में पहुंचने के लिए 7 कॉस्ट लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम सी का देख लेते हैं डिस्टेंस वेक्टर 4 2 0 3, तो इसको हम लिख लेते हैं 4 2 0 3। एक बार वेरीफाई कर लें कि सही है कि नहीं। सी को ए में जाने के लिए 4, सी को बी में जाने के लिए 2, सी को सी में जाने के लिए 0, सी को डी में जाने के लिए 3, एकदम सही है। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास जो ए राउटर है अब वो अपना जो राउटिंग टेबल होगा उसको अपडेट करेगा इन दोनों डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करके, और राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए वो यूज़ करेगा बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन को। लेकिन सबसे पहले जो पहला कॉलम है जो कि बहुत ईजी है उसको हम लिख देते हैं। ए को ए में पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो ए ही होगा, और कॉस्ट कितनी होगी, 0 होगी। ये हमने अपडेट कर ली, इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या राउटर को भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन का बाकी राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन है, दिखने में जितनी खतरनाक है उतनी ही ज़्यादा सिंपल है ये। मैं आपको इसको बहुत ही सरल शब्दों में बताता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है कि डी एक्स मतलब होता है डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन, एक्स मतलब डेस्टिनेशन। तो डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन अगर हमें जाना है तो हमें 2 वैल्यूज़ को जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सी, डिस्टेंस टू इंटरमीडिएट नोड, ये इंटरमीडिएट नोड है, और कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन, ओके, और फिर जो पुरानी डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो अब ये अगर आप इक्वेशन देख लिया है आपने तो मैं इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इस टेबल के हिसाब से, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए हम एक ही राउटिंग टेबल अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही राउटिंग टेबल अपडेट करने के लिए हम बी का और सी का डिस्टेंस वेक्टर अपडेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक ही राउटिंग टेबल अपडेट करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि ए से बी तक जाने के लिए, जैसे हमें पहला ये वाला अपडेट कर देना है, ठीक है, बी वाला हमें रो अपडेट करना है। तो हम देखेंगे कि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला है हम ए से बी ऐसे जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बी के डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करके, और दूसरा है कि हम सी के थ्रू जा सकते हैं। देखिए सी के थ्रू भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन है उसका उपयोग करके हम ये काम कैसे करेंगे मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहीं पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो बेलमैन-फोर्ड जो इक्वेशन होता है वो ये बोलता है कि आप मिनिमम कॉस्ट निकालिए, ठीक है, किसकी। अब देखिए हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं, ए से बी तक हम पहुंच सकते हैं वाया बी और वाया सी, ठीक है, वाया बी, मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, और कॉमा वाया सी, ठीक है। मैं वाया बी और वाया सी दोनों तरीके से पहुंच सकता हूं। तो अगर मैं वाया बी जा रहा हूं, किसके पास, बी के पास, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड
इंटरमीडिएट नोड मतलब बी तक जाना है, तो बी तक पहुंचने की इंटरमीडिएट नोड तो कोई है ही नहीं, बी ही इंटरमीडिएट नोड है। तो डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड और डेस्टिनेशन दोनों सेम है, मतलब कॉस्ट ऑफ बी टू बी। ओके, इसके बाद कॉमा। अब सी के लिए अगर हमें बी तक पहुँचना हो सी के थ्रू, ठीक है, बी तक पहुँचना है हमें सी के थ्रू, तो डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड मतलब सी, ठीक है, और प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन। अब देखिए ये जो है ये राउटर कर रहा है, ठीक है। हमारे लिए तो ज़्यादा आसान है कि हम ऐसा देख के जोड़ लें, लेकिन हम यहाँ समझ रहे हैं कि राउटर किस तरीके से बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन का उपयोग करके अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करता है, हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ रही है, एक दो बार हम इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार समझ जाए उसके बाद हम डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस टू बी मतलब ए से बी की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ए से बी की डिस्टेंस है, ये ए बी वाला देख लीजिए आप, ए से बी की डिस्टेंस है 1, ठीक है। फिर बी से बी की डिस्टेंस क्या है, ये बी और ये बी से बी की डिस्टेंस है 0, तो ये 0। उसके बाद डिस्टेंस टू सी मतलब कि सी से ए की डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा सोर्स नोड क्या है, ए है, हम ए की टेबल अपडेट कर रहे हैं ना। तो डिस्टेंस टू सी मतलब हो जाएगा ए से सी की डिस्टेंस, तो सी का हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है, और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, मतलब सी से ए की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और प्लस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सी टू बी, सी बी की कॉस्ट क्या है, 2 है, ठीक है। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, लेकिन जो राउटर्स होगा उसके पास तो कोई डायग्राम नहीं होगा, उसके पास तो डिस्टेंस वेक्टर ही होंगे, तो वो डिस्टेंस वेक्टर को देख के अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। तो ये 2 हो गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1 और 6। तो 1 और 6 में मिनिमम कौन है, 1 और 6 में मिनिमम 1 है। इसका मतलब कि बी ए से बी तक जाने में जो कॉस्ट होगी वो 1 होगी, और वाया किससे, हम किससे जा रहे हैं, ये किसके लिए बना था, बी के लिए बना था, तो वाया बी जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से जो राउटर होता है वो अपने रो की एंट्री करता है, ठीक है। तो ये हो गया एक रो के लिए। इसी तरीके से हम सारी रोज़ के लिए कर सकते हैं सॉल्व। मैं आपको एक दो रो के लिए और बता देता हूँ, उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि आपको फटाफट वैल्यूज़ लिखकर दिखा दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये समझना है तो आपको खुद से इन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करना होगा, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सी वाला रो है ये किस तरीके से अपडेट होगा, ठीक है। तो अगर हमें ए से सी जाना है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला हम ए बी सी जाएं या ए से डायरेक्टली सी जाएं, ठीक है। तो हम अपने बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन में वही लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मिनिमम ऑफ, अगर हम बी के थ्रू जाते हैं और फिर कॉमा अगर हम सी के थ्रू जाते हैं। तो अगर हम बी के थ्रू जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ, ये आप याद करिए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन, ठीक है। ये हो गया वाया बी, ये वाला है ना। अब वाया सी जाना हो अगर, तो डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड, तो इंटरमीडिएट नोड तो सी ही होगा, और फिर प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन, जो कि दोनों सी ही होगा, ठीक है, जैसे कि हमने पहली बार में किया था। अब हम मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ बी कैसे निकालेंगे, यहाँ से, है ना, ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, प्लस कॉस्ट ऑफ बी टू सी का कॉस्ट क्या है, बी टू सी मतलब ये 2, ठीक है, 2 है कॉस्ट बी टू सी का, कॉमा डिस्टेंस ऑफ सी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा इस टेबल से, ठीक है, क्योंकि हम सी को देखकर अब ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए, है ना, ए से, ए वाले राउटर के लिए टेबल हम अपडेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ सी कहाँ से, ए से, तो वो क्या है, 4 है, तो वो 4 है, और प्लस डिस्टेंस ऑफ सी टू सी क्या होगा, सी से सी की डिस्टेंस 0 ही होगी, तो ये 1 + 2 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो मिनिमम कौन है, 3 है। तो मिनिमम हमें कहाँ से मिला, 3 मिला, सी तक पहुँचने कॉस्ट वाया बी,
तो बी के थ्रू हम जाएंगे तो हम सी तक 3 डिस्टेंस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है, अगर हम अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जब हमने इनिशियलाइजेशन किया था तो डी तक पहुंचने की कॉस्ट इन्फिनिटी थी, क्योंकि डी तक पहुंचने के लिए कोई मतलब डायरेक्ट रास्ता नहीं था ए के पास में, ठीक है। अब हमें डी तक पहुंचना है, ठीक है, डी तक पहुंचना है और हमें डी तक पहुंचाने के लिए बी और सी दोनों जो है रेडी हैं, ठीक है, दोनों तैयार हैं। बी बोल रहा है कि मैं पहुंचाऊंगा, सी बोल रहा है कि मैं पहुंचाऊंगा। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमें कम डिस्टेंस में पहुंचा रहा है, तो हम उसी के थ्रू जाएंगे। तो कौन हमें कम डिस्टेंस में पहुंचा रहा है वो निकालने के लिए जो राउटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस इक्वेशन का उपयोग करते हैं। मिनिमम ऑफ, अगर मान लीजिए पहले हम बी के थ्रू करते हैं, ठीक है, कि अगर हम बी के थ्रू जाते हैं तो इक्वेशन लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड मतलब यहाँ पे क्या होगा बी, प्लस कॉस्ट ऑफ बी मतलब इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अब फिर सी के थ्रू जाएंगे हम तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड मतलब सी प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अब हम वैल्यूज रख देते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए से बी की डिस्टेंस क्या है 1 है, प्लस कॉस्ट ऑफ बी टू डी 7 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बी टू डी 7 है। उसके बाद में डिस्टेंस टू सी वाला हम डिस्टेंस वेक्टर देखेंगे, ए से सी के बीच डिस्टेंस तो 4 है। उसके बाद में सी टू डी की डिस्टेंस देखेंगे तो हम सी टू डी की डिस्टेंस कितनी है 3 है। हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, लेकिन राउटिंग टेबल से देखेंगे ना, तो अभी तो हमें राउटर की ज़िंदगी जीनी है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो अब ए को समझ में आया कि डी तक अगर मुझे जाना है तो मैं वाया सी 7 कॉस्ट में जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने फाइनल टेबल देखा था ना, तो फाइनल टेबल में जो रास्ता निकला था वो ये वाला था, लेकिन अभी तो ये पहला पास हुआ है। देखिए लिखा है यहाँ पे पीरियोडिक अपडेट पास 1, ठीक है। ये ऐसे कई पास होंगे, एक बार सबकी टेबल यहाँ अपडेट हो जाएगी, इसके बाद फिर से सब लोग अपने डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेंगे, फिर से राउटर्स अपने राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे। ये 2-3 बार होगा इस डायग्राम के लिए, 3 बार कम से कम। उसके बाद ही हमको ये कन्वर्ज टेबल मिलेगी, ये वाली टेबल, ठीक है। इसको हम कन्वर्ज राउटिंग टेबल कहते हैं। ये हमें लगभग 3 इटरेशन के बाद मिलेगी। तो एक बार में जब हमने पहला पास किया तो उसमें हमें ऑप्टिमल पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तो राउटर सीख रहे हैं, अभी राउटर को पता चला कि हम सी के थ्रू जा सकते हैं डी में, लेकिन अगले पास में जो सी होगा और जो बी होगा वो अपना अपडेटेड रास्ता जो है शेयर करेंगे ए के साथ में, अपडेटेड रूट शेयर करेंगे, और उस अपडेटेड रूट को देखकर ये जो है अपनी टेबल को और ज़्यादा रिफाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए का टेबल फाइनल, है ना, पहले पास के बाद। अब देखिए, अब यहाँ पे तो ए को 2 लोगों ने अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया था, तो हमने यहाँ पे उसका राउटिंग टेबल अपडेट कर दिया। लेकिन अगले केस में जो बी है, बी का जब हम राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे तो इसको 3 लोगों ने अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया है, ए ने, सी ने और डी ने। तो इसको करना थोड़ा सा और ज़्यादा लेंदी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद ये और ये आपको मैं करके दिखाऊंगा, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैसे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, आप वैसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आप बाकी भी कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें ए का वो चाहिए डिस्टेंस वेक्टर। तो ए का डिस्टेंस वेक्टर कहाँ से मिलेगा, जो पुराना जो था ना टेबल, उससे हम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इनिशियलाइजेशन के बाद ही तो सबने अपने टेबल शेयर करी है, सबने अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया है। ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। जब ए का टेबल अपडेट हो रहा है उसी समय बी का टेबल भी अपडेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले ए का होगा फिर बी का होगा, ये सारे एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। वो तो हम कर रहे हैं इसलिए एक एक करके सबके टेबल अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये सब साथ में हो रहे हैं, और साथ में होने के लिए सबके पास टेबल पहुंचनी चाहिए ना। तो सबके पास ये टेबल थोड़ी पहुंचेगी बी के पास वो टेबल पहुंचेगी जो ए ने अपनी टेबल अभी अपडेट करने के पहले शेयर किया था, ये वाला, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर 0 1 4 इन्फिनिटी। तो मैं लिख देता हूँ 0 1 4 इन्फिनिटी। उसी तरीके से सी भी अपना जो डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा वो कौन सा करेगा, 4 2 0 3 4
203। उसी तरीके से जो डी होगा वो शेयर करेगा इन्फिनिटी 730, इन्फिनिटी 730, इन्फिनिटी 730। ओके, तो अब देखिए, अब इन तीनों डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करके जो बी है वो अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। ठीक है, तो देखिए अब बी को पहुंचना है किस तक, ए तक। ठीक है, पहला जो एंट्री है वो ए के लिए है कि बी को अगर ए में जाना है तो उसके पास तीन रास्ते हैं। पहला, वो डायरेक्टली ए में चला जाए इस डिस्टेंस वेक्टर का उपयोग करके, दूसरा वो सी के थ्रू ए में जाए, और तीसरा वो डी के थ्रू ए तक पहुँचे। ठीक है, तो हम तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन राउटर्स थोड़े ना देख पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है ना। उनको तो बस ये डिस्टेंस वेक्टर मिला, उनको तो पता भी नहीं है कि अगला राउटर कितना दूर है ना। उनको तो जो डिस्टेंस वेक्टर मिला इसी से अपनी टेबल अपडेट करनी है। तो ये जो बी राउटर होगा, बी राउटर क्या करेगा, वो निकालेगा मिनिमम ऑफ, अब उसके पास तीन डिस्टेंस वेक्टर हैं ए सी डी, तो ए सी डी तीनों के, ए सी डी तीनों का यूज़ करके वो कैलकुलेट करेगा ए तक का रास्ता। तो पहले इंटरमीडिएट नोड कौन है, ए, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर अब इंटरमीडिएट नोड कौन है, सी है, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ, ये डी है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड मतलब सी, प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन राउटर ने बनाई, अब तीनों को सॉल्व करेगा। ठीक है, ये ओ नहीं है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये डी है। ओके, ये डी। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए, अब डिस्टेंस ऑफ ए कैसे निकालेगा, इससे निकालेगा। ठीक है, तो बी से ए की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना हमें, ये ए बी सी और डी है, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 1 होगी, है ना, 1, प्लस कॉस्ट ऑफ ए टू ए वो 0 है, कॉमा डिस्टेंस ऑफ सी टू बी, ठीक है, सी टू बी मतलब ये वाली 2, प्लस कॉस्ट ऑफ सी टू ए की कॉस्ट क्या है, 4। ओके, फिर उसके बाद डिस्टेंस टू डी वाया डी, है ना, डिस्टेंस टू डी मतलब बी से डी की दूरी कितनी है, बी से यहाँ पे बी आएगा ना, यहाँ पे, तो बी से डी की दूरी हो जाएगी 7 प्लस कॉस्ट ऑफ डी टू ए का कॉस्ट क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। अब ये तीनों वैल्यूज़ सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ में ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो सबसे मिनिमम कौन है, 1। तो जो बी होगा ए तक पहुंचने का जो कॉस्ट होगा वो 1 होगा, और वाया किससे, वाया ए से। ओके, वाया ए से जाएगा तो उसको सबसे कम समय में वो पहुंच जाएगा कहाँ तक, ए तक। ठीक है, बार बार मुझे थोड़ा डिलीट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इसको डिलीट नहीं करूँगा मैं और आपको नीचे बताऊँगा तो डायग्राम और ये दोनों साथ समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ पहले, है ना, और उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हो गया। अब जो बी है अपनी राउटिंग टेबल का सेकेंड रो अपडेट करेगा। ठीक है, और सेकेंड रो में क्या है, उसको बी से बी तक पहुँचना है। तो अब बी से बी तक पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत नहीं है। बी से बी तक पहुंचने के लिए जो राउटर है वो पता है कि बी से बी तक पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो बी ही होगा, कॉस्ट जो होगा 0 होगा। ठीक है, मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि सी तक पहुंचना। अब सी तक पहुंचने के भी देखिए 3 रास्ते हैं, एक ए के थ्रू और डायरेक्टली सी तक पहुंच सकता है, और एक है डी के थ्रू। ठीक है, तो फिर से जो राउटर होगा वो इस इक्वेशन को लिखेगा, किस इक्वेशन को, मिनिमम ऑफ। अब 3 तरीके से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, सी तक वाया ए, वाया सी और वाया डी, 3 तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, जब ए के थ्रू जाएंगे, ए से जाएंगे, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड जो कि ए है, प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन अब क्या है, हम सी के लिए कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस ऑफ सी।
ठीक है। फिर अगर C हमारा इंटरमीडिएट नोड है तो डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन C ही है। उसके बाद में अगर D के थ्रू जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट नोड प्लस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट नोड टू डेस्टिनेशन। अब ये 3 इक्वेशन हो गए। अब हम फटाफट वैल्यूज लिख देते हैं। B से A का कॉस्ट क्या है, B से A का कॉस्ट, ठीक है, B से A का कॉस्ट, तो B से A का कॉस्ट है, B से A का कॉस्ट 1, ठीक है। तो डिस्टेंस टू A B से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो 1। और A से C का कॉस्ट क्या है, A से C का कॉस्ट, A से C का कॉस्ट 4 है, हम यहाँ भी देख सकते हैं A से C का कॉस्ट है 4, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 4। अब डिस्टेंस टू C फ्रॉम B है ना, इस बात को हमें ध्यान देना है कि हम B से डिस्टेंस देख रहे हैं, B से C, तो B से C जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, 2 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे A B, तो ये B और C की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। डिस्टेंस टू C 2 प्लस C टू C 0, और उसके बाद में डिस्टेंस टू D, डिस्टेंस टू D हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये A है, ये B है, तो B और D के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7 है, प्लस C और D के बीच डिस्टेंस, मतलब D और C के बीच डिस्टेंस कितनी है, 3 है। ओके, तो ये 3 हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। तो मिनिमम कौन है, मिनिमम 2 है, किसके थ्रू, C के थ्रू। तो हम नेक्स्ट हॉप C के थ्रू 2 कॉस्ट में जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, C तक। ओके, इसके बाद में D के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो D के लिए भी ये 3 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। D तक हम पहुंच सकते हैं वाया A, वाया B, सॉरी वाया C और वाया D। ओके, तो जब हम, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट भी आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सारी टेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मैं करता रहूँगा, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। आप करिए खुद से, जहाँ पे भी आप अटकते हैं, जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे बताइए, मैं वीडियो वहीं से कंटिन्यू कर दूँगा। ओके, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें B से D तक जाना है तो हमें जो डिस्टेंस वेक्टर है उनका उपयोग करके हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो A C D, तो अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि B से अगर हमें D जाना है तो अगर हम A के थ्रू जाएंगे तो 1 और 4 5 3 8 डिस्टेंस लगेगा, 8, ठीक है। A के थ्रू जाएंगे तो 8 डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। अगर हम C के थ्रू जाते हैं तो B से C और फिर D, तो 2 और 3 5, है ना, हमें 5 डिस्टेंस लगेगा। अगर हम D तक जाते हैं वाया D ही, ठीक है, D के थ्रू ही हम D में जाते हैं, तो जो डिस्टेंस लगेगी वो कितनी लगेगी, 7 लगेगी, ठीक है। तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, ये C वाली है, ये A वाली है, ये D वाली है, तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, C वाली। तो अगर हम C के थ्रू जाएंगे तो हम 5 कॉस्ट में पहुंच जाएंगे, कहाँ तक, D तक, ठीक है, 2 और 3 5। तो इस तरीके से ये राउटर्स अपनी टेबल अपडेट करेंगे, उसी तरीके से C और D भी अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग C और D की राउटिंग टेबल खुद से अपडेट कर देखिए, और एक बार ये सारी राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, है ना, वो भी सेम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब जो अपडेटेड जो हमारे पास ये डिस्टेंस वेक्टर है, अब ये शेयर किए जाएंगे, ठीक है। A के पास जो वैल्यू आएगी वो इस C की अपडेटेड वैल्यू आएगी, और वैसे ही इस B की अपडेटेड वैल्यू आएगी, ठीक है। और अपडेटेड वैल्यू को देख के फिर से अपनी टेबल इसी इक्वेशन के थ्रू अपडेट करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करके अपडेट कर सकते हैं। ये आपको कम से कम 3 बार करना पड़ेगा। आपको कब पता चलेगा कन्वर्ज हो गया है, जब चेंज होना बंद हो जाएगा, जब राउटिंग टेबल अब अपडेट होना बंद हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन हो गया है। अब उसके बाद कन्वर्ज नहीं होंगे टेबल और ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये फाइनल टेबल है, ये फाइनल टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये इस तरीके से, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस टेबल तक पहुंच पाए या नहीं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।